अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन तफ़सीलात और ख़बरें आपके सामने रखेंगे। आज जुमेरात का दिन, ईद का दूसरा दिन। जितने भी लोग पाकिस्तान से मेरी यूट्यूब फैमिली में हैं, पाकिस्तान से बाहर रहने वाले तमाम मुसलमानों को, जितने भी लोग देख रहे हैं, सब परदेसियों को भी ईद की बहुत मुबारक। और उम्मीद है कि इस ईद को अपने प्रॉपर्ली एक दिन ही गुजरा है। कुर्बानी का टाइम तो कल तीसरे दिन तक, जुम्मे के दिन तक होता है। और इसको वाक़ईतन जो सुन्नत इब्राहिमी है उसके अकॉर्डिंग ही एक उम्मीद है कि सब ने मनाया होगा। यानी मकसद गोश्त का या कुर्बानी का एक तो सबसे पहले ये है कि उसको आपने फ्रिज या फ्रीज़र में नहीं रखना, बल्कि उसको एग्जैक्टली जो डिज़र्विंग लोग हैं, जो पाकिस्तान की इकॉनमी, वैसे तो हर साल बेसिकली ईद का तो जो कोर पर्पज़ है वो यही है, लेकिन क्योंकि अब तो जो इकॉनमी के हालात हैं, बहुत सारे सफ़ेद पोश लोग ऐसे हैं हमारे इर्द गिर्द जो पिछले साल तक भी कुर्बानी कर रहे थे, लेकिन अब वो नहीं अफोर्ड कर सकते। तो बेसिकली पर्पज़ यही है कि उन तक गोश्त पहुँचाएँ, फ्रिज और फ्रीज़र में ना रखें। और अब उन तक जाना चाहिए। असल हकदार वो लोग हैं जो पूरा पूरा साल नहीं खाते। गरीब गुरबा जो हैं, यानी बेतहाशा लोग हैं। यानी जो स्टैटिस्टिक्स आए थे, कल मैं देख रही थी, परसों रात कुछ स्टैटिस्टिक्स आए और उसके अकॉर्डिंग 2022 में 1 करोड़ जानवर जो है वो कुर्बान हुआ। और अब 4 साल बाद 2026 में 1 करोड़ से तादाद गिरकर 60 लाख तक आ चुकी है, यानी 40 लाख का फ़र्क आया है। और ये जो 60 लाख जानवर कुर्बान हुआ भी है, इस 60 लाख के अंदर भी आपके ज़्यादा बड़े जानवर हैं, और जिस तरह आप बकरा कर लें, या जो छोटे जानवर हैं बहुत कम से कम हैं। यानी जो मटन है, जो वो वाला गोश्त है, अगर आप उसके पर केजी रेट्स उठा कर देखें, वो लोग आम दिनों में भी नहीं खा सकते, बीफ भी नहीं खा सकते, चिकन भी नहीं खा सकता हमारा गरीब तो, लेकिन छोटा जानवर बहुत कम कुर्बान हुआ है। तो जो लोग हैं जिन्होंने कुर्बानी की है, उसका मकसद पूरा करते हुए प्लीज़ अपने इर्द गिर्द लोगों पर नज़र रखें, डिज़र्विंग लोगों को दें जिन्होंने अभी कुर्बानी करनी है, और जो कर चुके हैं उसको फ्रिज और फ्रीज़र में नहीं रखें और डिज़र्विंग लोगों तक पहुँचाएँ। अब इस कुर्बानी का बहुत सारे और मकासद भी होते हैं। यानी आप जानवर तो कुर्बान कर देते हैं, बड़े से बड़ा कर देते हैं, बताते हैं लोग कि हमने इतने का लिया है। यानी जो शो ऑफ एक कल्चर हमारे मुल्क में है ही है। पर उसके साथ-साथ बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप जानवर कुर्बान करें तो ढके-छुपे अंदाज़ में करें, और सेकेंडली अनाएँ भी कुर्बान करनी पड़ती हैं। यानी जो आपके अंदर का एक शैतान है उसको भी मारना पड़ता है, नफ्स को मारना ही बेसिकली हम सब के अंदर होता है शैतान ऑब्वियसली, और नफ्स से लड़ना, नफ्स को मारना, यही असल कुर्बानी है। और यहाँ पर अब लोगों ने जिस तरह से जितनी जल्दी फ़तवों की दुकान भी गर्म हो जाती है, यानी वसीम अकरम की एक वीडियो वायरल हुई हुई है। मनासिक हज, और हज का जो एक रुकन है बड़ा अहम, जिसमें शैतान को कंकरियाँ मारते हैं जमरात में जाके, वो उस रुकन के दौरान वसीम अकरम ने अपना जो उनका सिग्नेचर स्टाइल था बॉलिंग वाला, उसके अंदाज में जाके शैतान को कंकरी मारी, और उसके बाद वो वीडियोस वायरल हैं। यानी लोग, यानी बस नहीं चल रहा कुछ लोगों को कि बाकायदा फतवा जारी कर दिया जाए। तो इतने छोटे छोटे चीज़ों के ऊपर फतवे जारी करके किसी की ज़िंदगी को मुश्किल में नहीं डालें। वसीम अकरम हमेशा से अपने बॉलिंग स्टाइल की वजह से जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। और ऐसी जगहों पर जाकर, अल्लाह के घर में जाकर, अल्लाह के जब आपको फ़ील होता है कि आप किसी ऐसी जगह पर हैं, आप मज़ीद जज़्बाती हो जाते हैं, और जज़्बाती अंदाज़ में उन्होंने एक उस तरीके से, उस अंदाज़ में शैतान को कंकरी मारी। यानी शैतान को बोल्ड उन्होंने अपनी ज़ुबान में, आप कह लें क्रिकेटिंग लैंग्वेज में, वो करना चाह रहे थे। इसके ऊपर इतनी तनकीद हो रही है, यानी लोग बाकायदा फ़तवे जारी कर रहे हैं। ठीक है, वो एक जगह जो है हज, एक बहुत बड़ा एक चीज़ है, उस वो मतलब हज हो गया, उम्रा हो गया, बैतुल्लाह, मस्जिद नबवी, अपने एक डेकोरम है उन जगहों का। द पॉइंट इज़ कि वो शैतान को कंकरी मारते हुए सिर्फ अपना एक सिग्नेचर स्टाइल को फॉलो कर रहे थे, और उस तरीके से उन्होंने कंकरी मारने की कोशिश की। लेकिन इस पर जितने तबसरे हो रहे हैं, जितनी बातें हो रही हैं, तो ये एक तो हमारा बहुत बड़ा मसला है। फ़ौरन से हम एक नॉन इशू को भी इशू बना लेते हैं। बड़े इशूज़ हैं यहाँ पर। यहाँ पर जेलों के अंदर लोग पड़े हुए हैं। इमरान खान की छठी ईद है ये, और 3 साल हो चुके हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के अंदर। यानी 3 साल से खान साहब जेल में हैं। ये छठी ईद वो जेल में कर रहे हैं। बहुत सारे कारकुनान हैं, कितने कारकुनान हैं जो रिहा तो हो जाते हैं, पर 1-1, 2-2, 3-3 ईदें जेल में गुज़ार कर आ रहे हैं। सनम जावेद बच्चे बाहर, शदीद तबीयत नासाज, ईद जेल में उनकी मुलाकात भी नहीं होने दी जाती। इमरान खान को ईद की नमाज भी नहीं पढ़ने दी जाती। हमारे यहाँ तकारीर में भी बाकायदा हमें हवाले दिए जाते हैं आयात के, अहादीस के, हमें आयात पढ़ पढ़ कर सुनाई जाती हैं, लेकिन अ, ईद की नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही। कारकुनान को ईद की नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाती। ये सिचुएशन है। ये जो अनाए हैं, ये जो आपके अंदर का बुग़्ज़ है, ये जो आपके अंदर की साज़िशें हैं, जब तक इनको नहीं मारते तो 10 लाख का जानवर कुर्बान करें, जितने मर्ज़ी इलाकों का करें, वो कुर्बानी मैटर नहीं करती। कुर्बानी अल्लाह के नज़दीक आपने अपने नफ्स को कुर्बान करना है अल्लाह के आगे। ये चीज़ बहुत खलूस अल्लाह देखता है, नियत अल्लाह देखता है। अगर आपका नफ्स पाक है, उसके साथ आप एक लड़ाई कर रहे हैं और उसको हर शैतानी हमले से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दैट इज़ द रियल सैक्रिफाइस। ये एक कुर्बानी है असल में, जो पाकिस्तान के अंदर लोग नहीं करते। एक तो वसीम अकरम की वीडियो, अब इसी के ऊपर तबसरे हो रहे हैं, इसी के ऊपर बातें हो रही हैं। साथ ही इम्पोर्टेंट मैं आपको बताऊँगी,
बड़ी अहम ये जो इस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर सिचुएशन चल रही है। एक तो एक थ्योरी बड़ी ज़्यादा चल रही थी कि गालिबन वेट किया जा रहा है हज का, एंड एज सून एज हज अपने अख्ताम की तरफ पहुंचता है दोबारा हम जंग का आगाज़ देखेंगे। फिर साथ ही 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा खबरें चल रही हैं कि 24 घंटे में नहीं तो 48 घंटे में हमें बहुत बड़ा मायदा, हम बहुत बड़ा अग्रीमेंट देखने जा रहे हैं। लेकिन हुआ क्या कि कल रात को बंदर अब्बास पर दोबारा, यानी जो आप कह लें तनसीबात हैं ईरान की, उनके ऊपर दोबारा अमेरिका ने हमले किए, और फिर जवाब में कल रात को ईरान ने हमला किया कुवैत में अमेरिकन एयर बेस के ऊपर, और फिर उसके बाद ड्रोन हमले भी किए जा रहे हैं अब ईरान की जानिब से। तो ये जो सारी सिचुएशन है, बेसिकली प्रॉब्लम ये, ट्रंप अब इंतहाई फ्रस्ट्रेटेड है। ट्रंप ने अब सालसियों को धमकियां देना शुरू कर दी हैं, और फिक्रमंदी जो मुझे भी हो रही है, जो हल्कों में भी होगी, कि अब पाकिस्तान का नंबर कब होगा। ट्रंप कह रहा है, एक तो ट्रंप ने ओमान को कहा कि वी विल ब्लो देम अप इफ दे डोंट बिहेव, वी विल ब्लो देम अप। यानी ओमान से ट्रंप को क्या मसला है? क्या ओमान ने कोई अमेरिका के बहरी जहाज रोके हुए हैं, या कि क्या ओमान ने क्या ऐसा कर दिया, कोई हमला कर दिया? नहीं, ओमान ने एक दयानतदाराना तरीके से एक बिल्कुल साफ शफाफ बात की, और कहा कि जो पिछली सिफारतकारी थी वो बिल्कुल बेहतरीन चल रही थी, और फिर 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पे हमला कर दिया। तो ओमान ने कहा कि ये ईरान की इसमें कोई गलती नहीं है, जितना भी रोला और सब पड़ा हुआ है ये दैट इज़ बिकॉज ऑफ अमेरिका एंड इसराइल का हमला, और ये सिफारतकारी पर हमला है, ये डिप्लोमेसी के ऊपर हमला है, ये मुज़ाकरात पर हमला है। जिसके बाद जो ओमान की एक साइड लेना है ना, जो ओमान जो एक बगैर कोई लगी लिपटी रखे बात कर रहा है, वो अमेरिका को बहुत इस टाइम तंग कर रही है, परेशान कर रही है। और अमेरिका कह रहा है कि अगर ओमान ने बिहेव नहीं किया तो ओमान को वी विल ब्लो देम अप। तो मतलब अमेरिका का कहने का ये है कि बाकी गल्फ कंट्रीज़ की तरह ओमान को भी कि आप बिहेव करें। फिर आप एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है, आप अंदाज़ा करें, एक कहानी शुरू हुई है न्यूक्लियर एसिड से, एक कहानी शुरू हुई है न्यूक्स से, कि न्यूक्स बना रहा है ईरान, और ईरान के पास जो है वो एटॉमिक बॉम्ब वो बना लेंगे, और उनके पास ये है वो है, उनके मिज़िल जो है, हमने मिज़िल साइट्स ख़त्म करनी है। फिर कहा गया ईरान में रजीम चेंज करनी है, फिर कहा गया ईरान के अंदर जो है वो इस्लामिस्ट बैठे एक्सट्रीमिस्ट, तो हमने उनकी यानी बहुत सारे मौक़िफ़ बदलते 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 आखिर में ये जंग कहाँ आके रुकी कि ये ममालिक हैं, ये सारे के सारे अब्राहम अकॉर्ड्स के अंदर आए, वरना फिर अच्छा नहीं होगा, वरना फिर ईरान की डील भी हम जो है वो नहीं होगी। और फिर जब ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने की, साथ ही वो वाले सेनेटर्स और वो वाले वजीर या वो वाले आप कह लें पॉलिटिशियंस यूएस के अंदर जो बहुत हक में थे, हामी थे ईरान के ऊपर हमला किए जाने के और डील ना होने के, वो फ़ौरन से कहने लगे कि हाँ, अगर इब्राहिमी मुआहदा, इब्राहिम अकॉर्ड्स को तस्लीम कर लिया जाता है, उसमें आ जाते हैं ये तमाम तर ममालिक जो गल्फ़ कंट्रीज़ है, स्पेशली सऊदीया, अगर ये आ जाते हैं सऊदीया और कतर, तो फिर डील जो है वो बेहतरीन है, फिर डील में कोई मुज़ाकरा नहीं है, फ़ौरन कर लेनी चाहिए ईरान के साथ। यानी मसला बेसिकली इब्राहिमी मुआहदा, अब्राहम अकॉर्ड्स, इसराइल की आइडेंटिटी को तस्लीम करना, फ़लस्तीन जल रहा है, फ़लस्तीन में जो कुछ इसराइल ने किया है सबको एज़ इट इज़ मान लेना, ये असल मसला था, इसके लिए सब शुरू किया गया। और जो इसराइली वज़ीर हैं, गालिबन बेन गुरियन नाम है उनका, उन्होंने पहले ही कह दिया कि हमारी मर्ज़ी के बगैर ट्रंप कोई मायदा नहीं कर सकता। और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से घसीट कर ट्रंप को इसराइल ला रहा है इस जंग के अंदर, और जंग दोबारा जिस तरह कल रात को हमने देखा कि हमले इधर से भी हो रहे हैं, उधर से भी हो रहे हैं, तो वो सारी सिचुएशन हमें नज़र आ रही है, सारी सिचुएशन बड़ी क्लैरिटी के साथ दिख रही है। लेकिन अब इस तमाम कहानी के अंदर सवाल ये है कि अभी जो लेटेस्ट ट्वीट आया उसमें सऊदीया और कतर का, तो ट्रंप ने कह दिया कि ये अब्राहम अकॉर्ड्स के अंदर आए, पाकिस्तान का नाम इसमें से एक्सक्लूड कर दिया। पिछली ट्वीट में ज़रूर था, और साथ ये कहा गया था कि एक दो ममालिक जिनकी मजबूरी है, लेकिन अब की बार पाकिस्तान का नाम नहीं है। कुछ चीज़ें हैं, शायद कुछ वादे वईद अभी भी हैं जो पाकिस्तान से लग रहा है ट्रंप को कि वो पूरे हो जाएंगे। अगर वो नहीं होते तो मुझे जो डर खौफ ये है, जिस तरह सालसियों को धमकियां देने का आगाज़ हो चुका है, ओमान, कतर, सऊदीया, अब मुझे ये सारे उनके आप कह लें एलाइज भी हैं, सऊदी और कतर तो एलाइज हैं, बेसिस मौजूद हैं। अगर इनको नहीं छोड़ा ट्रंप, तो मुझे लग रहा है बहुत जल्द पाकिस्तान के हवाले से भी ट्रंप कोई बात करेगा। और शायद यही वजह है कि एक सोच प्रिवेल कर रही है कि वो जो जेल में बैठा है उसके साथ अब बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि सिचुएशन अब बहुत मुश्किल की तरफ जा रही है। मिलकर इकट्ठे ही आपको लड़ना होगी। अगर बैनुल-अक़वामी तौर पर आप मुल्क को सिक्योर बनाते हैं, तो मुल्क के अंदर और अवाम की नज़रों में जब तक आप सबसे बड़े लीडर को, सबसे बड़ी सियासी जमात के जो सरबराह हैं उनको जेल से बाहर नहीं आने देंगे, उस शख्स को आप ईद की नमाज़ तक नहीं पढ़ने देते, आप ये इतनी गंभीर सिचुएशन, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन नहीं कंट्रोल कर सकते। उम्मीद करते हैं खुदारा ये जो सिचुएशन अल्लाह करे जो प्रिवेल हो रही है, ये फ़ियर और ये ख़तरात आपको महसूस हो सबको, और समझ आए कि ये बहुत जल्द कोई नंबर पाकिस्तान का भी आ सकता है। और फिर दुश्मन तो वैसे ही पाकिस्तान के तैयार बैठे हैं आगे पीछे कि ऐसी किसी सिचुएशन से फ़ायदा उठाया जाए जब ट्रंप भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात कर दे, और ट्रंप की ज़ुबान से तो हम सब बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि इकॉनमी तबाह है, इकॉनमी कोलैप्स, इकोनॉमिकली हम कोलैप्स कर रहे हैं, मॉरली तो हम कोलैप्स में कहती हूँ, नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बनाना, जिस तरीके से जो जो हमारे हालात हैं, तमाम तर चीज़ें हमारे सामने बहुत ज़रूरी है कि एक तो ये पोलराइजेशन को आप ख़त्म करें और चीज़ों को बेहतरी की तरफ जाने दें, ताकि जो बैरूनी ख़तरात हैं, जो एकदम से सिचुएशन इमर्ज कर रही है,
وہ جو ڈیل ایکزیوز اور مختلف چینلز کی خبر تھی، لگ تو نہیں رہا کہ کسی ڈیل کی جانب ایران اور امریکہ بڑھ رہے ہیں۔ بہرحال جو بھی سچویشن ہوتی ہے پاکستان کے اندر دعا کریں سینٹی پریویل کریں، اور اگین آپ سب کو عید کا دوسرا دن جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں بہت بہت مبارک ہو۔ ڈیزرونگ لوگوں تک عید کا جو تحفہ ہے وہ ضرور پہنچائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹ سیکشن میں فیڈ بیک کا اظہار بھی کریں۔ خیال رکھیں، اللہ حافظ۔